हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जानेंगे पासा क्या होता है, पासा के अलग अलग रूल्स के बारे में जानेंगे और इसके पढ़ने के बाद हम इसको क्वेश्चंस के साथ अप्लाइड करते जाएंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस इसकी मदद से सॉल्व हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे द्वारा अप्लाइड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस की औकात नहीं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स के बाहर चले जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पासा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये डाइस होता क्या है। तो देखिए, डाइस जो होता है एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि घन के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे 1 से लेकर 6 तक के संख्याएं लिखी रहती हैं। 1 से लेकर 6 तक के संख्याएं हमारी लिखी रहेंगी। इसी को हम डाइस कहते हैं, यानी कि पासा कहते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो हमारा पासा होता है स्टूडेंट्स वो 2 तरीके का होता है। अगर हम पासे को कैटेगराइज करें तो पासा हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा मानक पासा, एक होता है हमारा गैर मानक पासा। यानी कि एक को हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को हम कह सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आइए पहले जान लेते हैं ये मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। यदि हमारे विपरीत संख्याओं का योग 7 आ जाए, यदि हमारे विपरीत संख्याओं का योग 7 आ जाए तो वो हमारा मानक पासा होगा। ठीक है, विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा, इसमें आपको याद रखना है। विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको याद रखना है, हमेशा 7 होगा। ठीक है, इसको हम जानते हैं कि ये क्या है, विपरीत फलके या विपरीत संख्या क्या है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें हमारा जो मानक पासा है इसके कहने का ये अर्थ है कि अगर मान लीजिए हम 1 लिखते हैं तो 1 के जो विपरीत होगा वो हमेशा 6 होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आता है 7। यानी कि अगर हम सॉल्व करके विपरीत फलकों को जोड़े तो हमारा आंसर 7 आना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि 2 अलग अलग फलके विपरीत फलके को जोड़ने पर हमारा सॉल्यूशन 7 आ जाता है तो वह पासा हमारा मानक पासा होगा। इसी तरीके से अगर हम देख लें तो 1 का विपरीत हमारा दोस्तों क्या होता है, 6 होता है। इसी तरह 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट 5, यानी कि इसको ऐड करें तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 3 के अपोजिट 4 होगा। इसका मतलब कि 1 का अपोजिट हमारा 6 हो सकता है, 2 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट 4 है। अगर इस तरह के पासा में विपरीत संख्याएं दे रखी है इसका मतलब ये हमारा मानक पासा होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब गैर मानक पासा की। गैर मानक पासा, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, लेकिन ये मानक पासा में ही है, लेकिन इसमें नज़दीकों का जो योग होता है, नज़दीकी संख्या का जो योग होगा, नज़दीक संख्याओं का जो योग होगा, नज़दीक संख्याओं का योग कभी 7 नहीं होगा, कभी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए अगर हमने अभी पढ़ा है कि विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा, यानी कि 1 का अपोजिट क्या था, 6 था। लेकिन यहाँ पर ये कहने का इसका अर्थ है कि अगर हम मान लीजिए पासा लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नज़दीक संख्या जो होंगी, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4, 5, 6, तो इसमें जो आपका नज़दीक संख्या होगा उसका योग कभी भी 7 नहीं होगा। यानी कि इसको हम अगर ऐड करें तो 4 + 5 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको ऐड करें तो ये हमारा 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ऐड करें तो ये 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नज़दीक है, नज़दीक का मतलब क्या है, नज़दीक का मतलब ये है कि पासा में वो दोनों संख्याएं हमें सामने सामने दिखेगा। जैसे यहाँ पर 4 और 5 आपको दिख रहे हैं, इसी तरह आपको 4 और 6 दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, 5 के नज़दीक है। इसी तरह 4 6 के भी नज़दीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 5 जो है हमारा वो भी 6 के नज़दीक है। लेकिन अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो कोई भी वैल्यू हमारा 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये पासा हमारे मानक पासा होंगे। आइए बात करते हैं आप गैर मानक पासा की, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो गैर मानक पासा है ये क्या होता है, इसी को हम साधारण पासा भी कहते हैं, साधारण पासा भी कहते हैं, यानी कि नॉर्मल डाइस भी कहते हैं। इसी को हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस, कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो गैर मानक पासा क्या होता है,
यदि अगर हम दो निकटतम सतहों यानी कि दो निकटतम सरफेस की संख्याओं का योग करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। देखिए पिछले कंडीशन में हमारा क्या था, निकटतम संख्याओं का योग 7 नहीं होगा। मानक पासा में हमने यही पढ़ा था कि निकटतम संख्याओं का योग 7 नहीं होगा। इस तरीके का हमने एग्जाम्पल देखा था 4, 5, 6 का, यहाँ पर निकटतम संख्याओं का योग 7 नहीं था, यानी कि ये मानक पासा था। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वहाँ पर निकटतम संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा, इसको याद रखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जाम्पल लें तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर इस तरीके का हम डाइस बनाएं, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ 6 और यहाँ 3, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 + 6 हमारा 7 हो जाएगा। यानी कि अगर निकटतम संख्याओं को योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो उसमें वैल्यू 7 आएगा। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये अगर यहाँ भी 7 आना चाहिए, लेकिन एक जगह 7 आएगा। इसका मतलब है यदि दो निकटतम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 7 आएगी, तो वह पासा हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर जोड़ें तो यहाँ हमारा आंसर 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा मानक पासा है और ये हमारा गैर मानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस के कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए हमारा ऐड करके 7 आना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इसको हम अगर ऐड करें 4 + 3 क्या हो जाता है 7, यानी कि ये हमारा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पासा मानक पासा है या कौन सा गैर मानक पासा है। तो आप 1-2 क्वेश्चंस को बताना है, आपको सोचना कि ये कौन सा पासा हो सकता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है इस तरीके का, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ 5 और यहाँ 1, तो ये बताना है आपको कौन सा पासा होगा, 2, 5 और 1। इसमें अगर ऐड करें तो यहाँ देखिए 2 और 5 को ऐड करते ही 7 आ जाता है, और ये नज़दीकी संख्या है, और नज़दीकी फलकों का योग अगर 7 होता है तो वो हमारा गैर मानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी कि ये हमारा गैर मानक पासा या साधारण पासा है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ 3 और यहाँ लिखते हैं 6। अब ये बताइए ये कौन सा डाइस है हमारा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि विपरीत संख्याओं का योग 7 हो सकता है, लेकिन निकटतम संख्याओं का योग 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे वैल्यू निकटतम दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 के निकटतम बात करें तो यहाँ 6 है, ठीक है, 2 के निकटतम बात करें तो यहाँ 3 है, या 6 के निकटतम बात करें तो यहाँ 3 है। इसका मतलब इनमें से किसी को अगर ऐड करें तो वैल्यू 7 नहीं आएगा। अगर वैल्यू 7 नहीं आ रहा है तो ये हमारा मानक पासा होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा पासा हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो आइए पढ़ते हैं डाइस के रूल्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इस रूल्स को हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो हमारा रूल होगा उसको हम कहेंगे एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल यानी कि निकटतम संख्या या बोल सकते हैं फलकों, निकटतम फलकों का नियम, ठीक है। जहाँ पर हम निकटतम सरफेस है उसको हम क्या करेंगे, उससे वैल्यू का पता लगाएंगे कि कौन सा पासा है, ठीक है, और इसका विपरीत संख्याएं क्या होगी। इसमें क्या होता है, निकटतम का नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों, निकटतम का नियम हमारा कहता है, इसमें हमारा यदि किसी भी पासे में जो संख्या निकटतम होती है, ठीक है, यदि किसी भी पासे में, ये कोई पासा है, इस पासे में यदि कोई संख्या निकटतम होती है तो वो संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती, वो संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे अगर यहाँ पर हम 2, 3 और 5 लिख लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई संख्या निकटतम है तो वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, इसको याद रखना है। यहाँ पर 2 का निकटतम क्या है, 5, 2 का निकटतम यहाँ 3 दिख रहा है आपको, इसी तरह 3 का निकटतम यहाँ आपको 5 दिख रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये निकटतम संख्या कभी भी विपरीत संख्या नहीं होगी। बात श्योर है कि कभी भी कोई पासे में जो संख्या निकटतम होगी वो विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है ना। देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या निकटतम है, निकटतम का मतलब ये सामने सामने हमें दिख रहा है, और जब सामने दिख रहा है तो विपरीत कैसे हो सकता है, विपरीत का मतलब होता है पीछे दिखेगा या हमें नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है जो हमें सामने दिख रहा है वो तो विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि 2 के, अब अगर बात करें तो विपरीत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 3 और 5 नहीं हो सकता है ना। 1 और 6 हो सकता है विपरीत, लेकिन यहाँ पर 3 और 5 विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो संख्या निकटतम है
तो वो संख्या विपरीत नहीं हो सकती। ये हमारा पहला नियम है, यानी कि एडजेसेंट रूल। ठीक है, इस पर हम अगर क्वेश्चन ले तो देखिए आपको बताना है कि अगर पासा में आपको बताना है कि पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, बताना है आपको 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, पासे में 4 के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का, 2 डाइस बना लेते हैं और इस डाइस में यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं 4, 5 और यहाँ लिखे 3। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2, 4 और 6। आपको बताना है कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। आपको पहला वाला नियम लगाना है, निकटतम का नियम। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो संख्या क्या होगी, विपरीत होगी, वो निकटतम नहीं होगी, यही बताया। यानी कि इस 4 को अगर हम देखें तो इस 4 के निकटतम आपको क्या क्या दिख रहा है, ये बताइए। 4 के निकटतम आपको दिख रहा होगा 5, ठीक है, इस वाले पहले वाले डाइस में, और 3 यही दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले डाइस में अगर बात करें तो 4 के निकटतम दिख रहा है 2 और 6। ठीक है, यानी कि हमें इतना तो पता है और कुछ आंसर हो ना हो, लेकिन 4 के निकटतम वाली जो संख्या है वो विपरीत नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम निकटतम के बारे में बात करें तो निकटतम तो ये चारों संख्या है, यानी कि विपरीत तो ये नहीं, ये तो विपरीत होंगी नहीं। यानी कि विपरीत कौन सा होगा, इनको छोड़कर 1। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो 4 के विपरीत क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत बन जाएगा 1। ठीक है, हमें नहीं पता था 1 है इसके विपरीत या नहीं, लेकिन हमें इससे पता चल गया कि ये निकटतम वाले हैं तो ये तो विपरीत नहीं हो सकते, इसका मतलब विपरीत 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आपको अगर क्वेश्चन दूं मैं, एक क्वेश्चन है डाइस का, यहाँ पर हमने 2 डाइस ले लिया और आपको बताना है, यहाँ लिखे 2, 3 और 4, यहाँ लिखे 3, 5 और 6। आपको बताना है 3 के निकटतम कौन सी संख्या आपको दिख रही है। 3 के विपरीत संख्या बताइए, निकटतम तो आप बता ही देंगे, विपरीत संख्या बताइए, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि इसमें 3 के निकटतम कौन सी संख्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो आपको 3 के निकटतम यहाँ क्या क्या दिख रहा है, 3 के निकटतम आपको दिख रहा होगा 2 और यहाँ पर 4 पहले वाले डाइस में। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 के निकटतम कौन कौन से हैं, 2 और 4। इसी तरह इसमें आपको 3 के निकटतम क्या क्या दिख रहा है, 5 और 6। इसका ये मतलब है कि हमें पता नहीं क्या आंसर होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है ये चारों तो आंसर नहीं हो सकते। और अगर हम डाइस में बात करें तो 1 से 6 ही संख्या होती हैं, और 6 संख्या में अगर ये सारे के सारी संख्या नहीं आएंगी, इसका मतलब तो 3 के विपरीत केवल 1 ही हो सकता है ना, क्योंकि 1 इसमें नहीं है। इसका मतलब 3 के विपरीत संख्या अगर बात करें तो वो 1 होगा। बात आपको समझ आ गया होगा। अब अगला रूल पढ़ते हैं हम। जो अगला रूल है उसमें, अगले रूल में अगर हम बात करें तो अगला रूल है हमारा कॉमन रूल। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे कॉमन रूल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है, कॉमन रूल। इसमें क्या कहता है दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है कि यदि पासे के 2 चित्र हैं, ठीक है, आपको 2 अलग अलग शेप दे दिए गए, अगर दोनों पासे में यदि दो संख्याएं हैं, ठीक है, और वो दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे की कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पासा लिया, यहाँ हमने पासा ले लिया एक इस तरीके का, 2 अलग अलग पासे ले लिए हैं। इन पासों में आपको बोल रखा है कि 2 संख्याएं कोई कॉमन होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे 1, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, 1, 2। ठीक है, तो अगर 2 संख्याएं कॉमन होगी तो जो शेष बची संख्याएं, जो रिमेनिंग पोर्शन वाली संख्याएं होंगी, वो एक दूसरे की हमेशा विपरीत होंगी। ठीक है, वो एक दूसरे की हमेशा विपरीत होंगी, इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर इस वाले केस में हम बताएं इस डाइस में, तो देखिए आपको इसमें संख्या कौन कौन सी कॉमन दिख रही होगी, एक 1 और एक 4। ठीक है, ये दोनों संख्याएं कॉमन दिख रही होगी। अब मैंने बताया कि 2 संख्याएं कॉमन हो तो जो बची हुई संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ 3 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि 2 के विपरीत अगर बात करें तो 3 होगा। इसी तरह अगर 3 के विपरीत पूछे तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो अगर यहाँ पर विपरीत के क्वेश्चंस में अगर इस तरीके से दो कॉमन्स मिल जाए आपको, तो इस तरीके से आप इसको कॉमन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन यही है कि दो वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दूँ तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर हमारा डाइस है, दो अलग अलग डाइस ले लेते हैं और आपको बताना है, यहाँ लिखे मान लो 2, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5, लिखे 5, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3। आपको बताना है 4 के अपोजिट क्या है। 4 के अपोजिट 4 के विपरीत संख्या क्या है। तो आपने अभी तक पता कर लिया होगा कि 4 के विपरीत कौन सी है। तो देखिए बस यहाँ कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन आपको 5 दिख रहा होगा और 2 दिख रहा होगा। तो हमने ये पता कर लिया कि दो वैल्यू कॉमन है, यानी कि कॉमन रूल लगेगा। तो हमने देखा तो शेष बची संख्या एक दूसरे की विपरीत होगी। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन करें, इसी तरीके से आपको कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर वैल्यू संख्या ना देकर कोई यहाँ पर हो सकता है शेप दे दे, ठीक है, कोई शेप दे दे या किसी तरीके का अलग अलग सिंबल दे दे। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन का मतलब सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, चीज़ें बदलती हैं बस, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ हमने क्वेश्चन में लिखा, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, सपोज कीजिए, यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर मैंने डॉलर का साइन बना दिया मान लीजिए, और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया। तो आपको पूछ रहा है वो कि बताइए कि इस सर्कल का अपोजिट क्या होगा, यानी कि इस वृत्त का विपरीत अगर फल के पूछ रहा है तो बताइए क्या होगा विपरीत की, इस वृत्त की विपरीत फल के। तो देखिए वैसे ही करना है। सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कौन सी संख्याएं जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल यानी कि आयत और त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, वो दोनों कॉमन दिख रहे होंगे। इसका मतलब जो बची संख्याएं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। वृत्त का विपरीत यहाँ पर डॉलर हो जाएगा। विपरीत का मतलब हो गया जो बची हुई संख्याएं वो विपरीत होंगी कॉमन रूल में। तो यहाँ वृत्त का विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर। ये आपको समझ आ गया होगा। तो बस इसमें कॉमन रूल में बस इसको आपको याद रखना है कि दो संख्याएं कॉमन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो है हमारा दोस्तों घूर्णन का नियम, यानी कि रोटेशनल रूल। घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल। यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्लॉकवाइज घूमने के बाद हमें ये बताना है कि कौन सा संख्या एक दूसरे के विपरीत फल के होंगी। ठीक है, तो रोटेशनल रूल क्या कहता है दोस्तों? रोटेशनल रूल में क्या है कि हमारा क्या है, एक कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन। ठीक है, यहाँ वहाँ पर क्या था कॉमन रूल में? दो कॉमन। यहाँ पर क्या है, एक कॉमन कम से कम होना चाहिए। एक कॉमन है तो उस कॉमन को लेकर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, और जैसे ही घूमेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे अगर बात करें, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग डाइस ले लिया, यहाँ मैंने दो अलग अलग डाइस ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया जैसे 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ दे दिया 1, 6, 5, ठीक है। अब आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी। ठीक है, 5 के विपरीत कौन सी संख्याएं, या 4 के विपरीत बता दीजिए, 4 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी, क्योंकि 5 तो आप बता ही देंगे। 4 के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉमन बस 5 दिख रहा होगा। ठीक है, 5 कॉमन है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि कोई वस्तु या कोई संख्या हमें कॉमन मिल जाता है तो उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी कि 5 के बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा फ्रेंड्स, और इस 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद फिर से 5 आ जा रहा है, तो वो हमें लिखना नहीं है। इसी तरह फिर से यहाँ 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको 1 दिख रहा होगा, 1 आएगा, और 1 के ही क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो हमें नहीं पता क्या होना है आंसर, हमें पता है 3 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। तो यहाँ पर हमें 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। 4 के विपरीत हमारा 6 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इसमें क्या आंसर आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया, यहाँ लिखा है a², ठीक है, यहाँ लिखा है b और यहाँ लिखा है c। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको लिखा है डी, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है ई। आपसे पूछ रहा है कि ई के विपरीत कौन सी संख्याएं होगी, ठीक है, कौन सी सिंबल ई के विपरीत होगा, तो आप बताएं कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ आपको कॉमन कौन सा वैल्यू दिख रहा है, केवल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर के डायरेक्शन में घूमेंगे, ए स्क्वायर से क्लॉकवाइज। तो ए स्क्वायर से क्लॉकवाइज घूमे तो पहले क्या आया, ए स्क्वायर के बाद सी, और सी के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी, यही आ रहा है। दूसरे डाइस में अगर हम ए स्क्वायर के क्लॉकवाइज घूमें तो ई आएगा आपका, और फिर ई के क्लॉकवाइज घूमे तो डी आएगा आपका। और हमसे पूछ रखा है कि ई के विपरीत क्या है, तो आपको ई के विपरीत दिख गया होगा सी है, यानी कि ई के विपरीत सी होगा हमारा। इस तरीके से आप आसानी से, बड़ी आसानी से हर एक क्वेश्चंस को इस पैटर्न से, इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं समराइज़ करके, पहला रूल जो था हमारा वो हमारा एडजेसेंट रूल था। एडजेसेंट रूल, इसमें क्या करना था, इसमें हमें बस ये देखना है कि जो संख्याएं हमारी निकटतम होगी वो विपरीत नहीं होगी, यानी कि जो हमारे पास में आ जाए वैल्यू, जो हमारे पास में आ जाए वैल्यू वो पीछे तो जाएगा ही नहीं, यानी कि जो संख्याएं 4, 3, 2 यहाँ पर है वो पीछे नहीं होगी, यानी कि अब ये संख्या निकटतम है तो यह हमारी विपरीत नहीं हो सकती। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल था दोस्तों हमारा कॉमन रूल। कॉमन रूल में हमें 2 कॉमन निकालने थे, 2 वैल्यू कॉमन आती, और उस 2 वैल्यू कॉमन आने के बाद जो शेष बची वैल्यू थी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अगर हमारा डाइस है, 2 डाइस है, इन दोनों डाइस में मान लीजिए अलग अलग वैल्यू है 4, 3, 2, ठीक है, यहाँ पर है 2, 3, 5। तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 वैल्यू कॉमन हो जाएगी तो वो एक दूसरे के बची हुई वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 और 3 तो कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5। ये हमारा कॉमन रूल था। और लास्ट का रूल हमने रोटेशनल रूल पढ़ा, जिसमें एक ही कॉमन होता है और उस कॉमन के डायरेक्शन में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। तो आज के क्लास में हमने इतना कुछ देख लिया है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू दे देता है ए, बी, सी, और यहाँ आपको दे देता है सी, डी, ई। आपको बताना है कि बी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है बी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। तो बस एक क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, पहले चेक कर लेंगे कॉमन कौन सा है। आपको सी कॉमन दिख गया होगा, सी के क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, दोनों इस वाले भी डाइस में, इस वाले भी डाइस में। तो आप जैसे ही सी के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको यहाँ पहले वाले केस में सी के क्लॉकवाइज घूमते ही बी मिलेगा और ए मिलेगा। दूसरे वाले अगर हम डाइस में बात करें तो सी के क्लॉकवाइज घूमते ही ई मिलेगा और डी मिलेगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है बी के विपरीत क्या है, तो बी के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, ई, यानी कि बी के विपरीत ई होगा। और अगर ए के विपरीत पूछ रहा है तो डी होगा, ठीक है, ए के विपरीत डी होगा। तो आज के क्लास में हमने इतना कुछ देख लिया है। इसके ऊपर जो हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस को पढ़ने के बाद यूपीएससी के 5 साल के क्वेश्चंस 2015 से 2020 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके जानेंगे पैटर्न्स को, एनालिसिस करेंगे, कैसे उस कंसेप्ट को जान सकते हैं और किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर्स में। जब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहना है, रिविज़न करना है। रिविज़न मोस्ट है, आपको इस पे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। आप देखिए सॉल्व करके कि इस रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।